साथ ही हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद भी जुड़े हुए हैं और अभी फिलहाल लालचंद आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, अभी हमने थोड़ी ही देर पहले उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर एग्जिट पोल को रुझानों को लेकर अपडेट देना चाहा था और अपडेट में ये बात निकलकर सामने आई है लालचंद कि 9 में से 8 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना के रखी हुई है। फिलहाल ताजा अपडेट क्या कुछ साझा करना चाहेंगे? बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से मतगणना शुरू हो गई है और बैलेट पेपर की पहले मतगणना शुरू हुई है और अक्सर देखने को मिलता है कि जब बैलेट पेपर की शुरुआत होती है, जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसके कहीं ना कहीं खाते खुलते हुए दिखाई देते हैं। और यही वजह है कि जो 20 नवंबर को मतदान हुआ था, 90 प्रत्याशी उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर मैदान में है, उनकी किस्मत का पिटारा खुलना शुरू हो गया, रुझान आने शुरू हो गए। लेकिन अब ईवीएम की भी जो है बारी शुरू हो गई, ईवीएम जो है खोले जाएंगे। इसके बाद देखने वाली बात होगी कि किसकी किस्मत यहां पर चमकती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ था उसके बाद ये सीटें खाली हुई थी और शीशामऊ की सीट थी जो इरफान सोलंकी के सजा हफ्ता होने के बाद ये खाली हुई थी, जिस पर चुनाव हुए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं नतीजे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 8 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और एक सीट पर जो कानपुर की शीशामऊ सीट है उस पर समाजवादी पार्टी जो है बढ़त बनाए हुए है। और जिस तरीके से बीजेपी लगातार यहां पर दावा करती हुई दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं उनकी जीत होगी, जिस तरीके से उन्होंने पूरा खाका तैयार किया, मास्टर प्लान तैयार किया, 30-30 मंत्रियों की फौज तैयार की गई। इसके बाद खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए और तारीखों का जब ऐलान नहीं हुआ था उसके पहले इन सभी सीटों पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां विकास कार्यों को गति दी है तो वहीं रोजगार के भी अवसर उपलब्ध कराए, किसानों को जो है ऋण वितरित करते हुए दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के हर कोने का विकास हो, ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर विशेष तौर पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और शायद यही वजह है कि उपचुनाव में जो बीजेपी ने मेहनत की है शायद वो अब दिखता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चाहे मंत्रियों की बात की जाए और चाहे बीजेपी के पदाधिकारियों की बात की जाए, कार्यकर्ताओं की बात की जाए, उन्होंने इन सीटों पर जीत और मेहनत की हो। क्योंकि जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी यहां पर जो है पूरी तरीके से निराश दिखाई दे रही थी। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से उत्साहित दिखाई दे रही थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें लाने के बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी हुई है। भले ही अभी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए अब वो उत्तर प्रदेश से बाहर चुनाव लड़ने की जो है तैयारी करते हुए दिखाई दे। भले ही सफलता नहीं मिल पा रही है, लेकिन हाँ, जो कांग्रेस के साथ उनका इंडिया गठबंधन है उस इंडिया गठबंधन को बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में देखिए सीटें कांग्रेस मांग रही थी लेकिन सीटें नहीं दी गई। उसके बावजूद जो है कांग्रेस ने गठबंधन पर जो है सवाल नहीं उठाए और कहा कि सहयोग। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि भले ही सहयोग की बात की हो, लेकिन संयुक्त तरीके से कहीं भी ना जनसभा ना रैली करते हुए नहीं दिखाई दी। अखिलेश यादव भी देखिए इसके पहले भी उपचुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन अखिलेश यादव प्रचार प्रसार नहीं करते हुए दिखाई दिए थे और इस पर ही सवाल खड़े हुए थे। इसके बाद आप देखिए जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, अखिलेश यादव खुद अब उपचुनाव में कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए। एक बार फिर से पीडीए का नारा दिया, पीडीए के ना जी बिल्कुल लालचंद लौटेंगे और सभी खास मेहमान भी लगातार बने रहिए हमारे साथ। इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। चर्चा चल रही है कि रुझानों में कौन सी पार्टी किसको टक्कर देकर आगे बढ़त बनाती हुई और लगातार खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय द्विवेदी जी, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, अगर महाराष्ट्र के रुझानों की बात करें तो महाराष्ट्र में महायुति रुझानों में आगे चल रही है 95 सीटों पर। ऐसे में इन रुझानों से क्या कुछ आस है और इन पर कितना विश्वास है? देखिए, महाराष्ट्र झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में कांग्रेस गठबंधन आगे, मतलब इंडिया गठबंधन आगे निकलेगा, सरकार बनाएगा। तो उसके बहुत से रीजन है। सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि जो जिससे हेमंत सोरेन को जिस तरह से जेल में डाला गया था, उस पर आरोप लगाए गए थे और हाई कोर्ट ने उन आरोपों को खारिज करके उनको बेल दे दी। अगर आरोप खारिज न करके बेल ना देता तो शायद उसका असर नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि आरोप खारिज करके बेल दी गई तो जो मध्यम वर्गीय है, आदिवासी है, गरीब है, उनके यहाँ उसमें सिंपैथी आ जाती है। दूसरा, इनके जेल जाने से कल्पना सोरेन ने जिस तरह से झारखंड में चुनाव प्रचार किया, जिस तरह से कमान संभाली और उससे महिलाओं को मोटिवेट किया और उनसे चुनाव में वोट डालने के लिए कहा और हेमंत सोरेन के बारे में बताया।
तो जो महिलाओं का वोट से ज्यादा है वहां पे, तो झारखंड में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र में आ जाइए आप, महाराष्ट्र में जो 2.5 साल के इनका काम रहा, 2.5 लाख नौकरी चली गई, और जो बाला साहब ठाकरे अपने अनुयायी कहते हैं, या बाला साहब ठाकरे के शिवसेना को कब्जा कर लिया। बाला साहब ठाकरे ने कभी जिंदगी में रोजगार के लिए महाराष्ट्र की जनता को हमेशा खुश रखा। एक बार आपको याद होगा कि जब रोजगार, जो वहां के उद्योगपति थे, उन्होंने रोजगार दूसरे लोगों को देना शुरू कर दिए, रोजगार नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने बहुत उग्र आंदोलन चलाया था, जिसमें उसे वर्तमान में जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, वो शिवसेना पर बैन तक लगाने जा रही थी। लेकिन जो अपने अनुयायी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी प्रोजेक्ट बाहर भेज रही थी, 2.5 लाख नौकरी बाहर भेज रही थी, ये चुपचाप तमाशा देख रहे थे, इसका भी इम्पैक्ट महाराष्ट्र जनता पे आया है। दूसरा जो आया है कि धारावी जैसी जगह को, आप, हमारे लिए कोई उद्योगपति अलग नहीं है, उद्योगपति सब हमारे लिए बराबर है, आप किसी को कोई कार्य दीजिए, लेकिन जब नियमों का गलत ढंग से उपयोग होता है तो देश की जनता खलता है या प्रदेश जनता खलता है, जिससे देश की संपत्तियां बेची जा रही हैं, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाहर बेची जा रही है, महाराष्ट्र में बेची जा रही है, उससे जनता में आक्रोश होना जरूरी है। जनता की मूल समस्याएं क्या थी? महंगाई, बेरोजगारी। आप किस पर लग गए? कटेंगे बटे पे, एक हो तो सेफ हो। क्या हमारा देश, जब महाराष्ट्र जनता हो, ये हमारा देश सेफ नहीं है? हमारा देश सेफ अगर नहीं है तो 10 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे? दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी अपने नाम से वोट मांगे, अमित शाह अपने नाम से वोट मांगे, लेकिन इनको मजबूरी में बाला साहब ठाकरे का नाम लेके वोट मांगना पड़े। ऐसी सी बातें बताई गई, साहब मुसलमानों के फेवर में नहीं थे, जबकि हमारे संगठन, जो हमारा सरकार बनी थी 95 में मनोहर जोशी के नाम, उसमें एक मुस्लिम भी था, जो मुस्लिम हमारे बहुत से बाला साहब ठाकरे की आदर करते थे, भले हिंदू की बात करते हो, लेकिन कभी मुसलमानों को बाला साहब ठाकरे से महाराष्ट्र में कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर मुसलमान वोट देना चाह रहा है, सिख वोट देना चाह रहा है, हिंदू वोट देना चाह रहा है, ईसाई वोट देना चाह रहा, तो बीजेपी के पेट में दर्द होने लगता है। तमाम तरह के अब सुप्रिया सुले को लीजिए, सुप्रिया सुले के खिलाफ जो उन्होंने चलाया चुनाव के समय, एक एजेंडा चलाया जिसका शाम तक आते थे हवा फुस हो गई। क्यों चलाया? नोट के बदले वोट आप खरीदने की बात कर रहे हो ना, शिवसेना तो नहीं कर रही, महाविकास आघाड़ी नहीं कर रही। अगर महाविकास आघाड़ी कोई आदमी पकड़ लिया जाता, कोई नेता पकड़ा जाता, तो एक बहुत बड़ा इशू बन जाता। लेकिन क्या हुआ? टाटा फिर 2 शिवसेना नेता पकड़े गए, सिंधे ग्रुप के, इनके राष्ट्रीय महासचिव पकड़े जा रहे हैं नोट के बदले वोट मांगते हुए। लाड़की बहन योजना 3 महीने ले चलाई, इससे पहले नहीं चल सकती थी क्या? चुनाव को आगे बढ़ा के लाड़की बहन योजना लाएगी, क्यों? नोट के बदले वोट। तो महाराष्ट्र जनता ये देख रही है कि किस तरह आप नोट के बदौलत सरकार बनाना चाहते हो, लेकिन महाराष्ट्र जनता ये सब जानती है, ये सब देख रही है कि आपने कैसे 2 संगठन तोड़ दिए, उनको चुनाव चिन्ह तक दे दिया, संगठन दे दिया उनको, जबकि चुनाव आयोग का ये काम ही नहीं है। चुनाव का काम सिर्फ होता है कि चुनाव चिन्ह देने का। ये जनता क्या जानती नहीं? जनता, देखिए आज जनता पढ़ी लिखी है, जनता कोई वो नहीं है कि हम उसको जबरदस्ती बदला सके, ना हिंदुत्व बढ़ा सकते हैं, ना राष्ट्रवाद बढ़ा सकते हैं। जनता सब जानती है, और जनता ने सोच समझ के महाविकास आघाड़ी को वोट दिया है। वोट परसेंटेज ज्यादा हुआ 3 से 4%। उसका कारण यही है कि जिसकी वजह से वोट परसेंट ज्यादा हुआ कि हर तबके ने महाविकास आघाड़ी को वोट दिया है। इसलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं महाविकास आघाड़ी के नेता कि हमारी सरकार बनेगी, और आप देखिएगा शाम तक सरकार महाविकास आघाड़ी की वहां पे बनेगी, ये हमारा विश्वास है, ईश्वर पर हमें विश्वास है। काफी विश्वास और आस से लबरेज नजर आ रहे हैं। और इसी बीच शांत प्रकाश जाटव जी के पास आते हुए, तो शांत प्रकाश जी, देखिए द्विवेदी जी की बात को आपने सुना है, रुझानों पर उनको विश्वास कम है और आस काफी ज्यादा है। फिलहाल बीजेपी में कितना ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, और बीजेपी कार्यालयों में अभी से लड्डू जलेबी बनना शुरू हुई है या नहीं? हाँ जी, नमस्कार जी नमस्कार। आज का दिन शुरुआती रुझानों के साथ में शुरू हुआ, और बहुत अच्छा इस वक्त में पोस्टल बैलेट के बाद में परिणाम दिखाई दे रहा है। मैं समझता हूं कि देश की जनता जो है, विशेष रूप से महाराष्ट्र और झारखंड की जनता जो है, वो अपने क्षेत्र में विकास को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ, एनडीए की तरफ जो है रुझान दिखा रही है। और उत्तर प्रदेश में भी जो 9 सीटों पर मैं समझता हूं कि पूरा देश जो है निगाहें रखे हुए था, वहां भी बहुत अच्छे शुरुआती रुझान आ रहे हैं।
और ये सब चीजें जो संभव हो पा रही हैं केवल विकास के कारण हो पा रही हैं। जो हमने देश में विकास जो किया है डेवलपमेंट के आधार पर, जिस तरीके से हम लोगों के बीच में गए हैं, केवल वह है। और किसी भी प्रकार से इनके जो झूठ के जो मंसूबे हैं विपक्ष के, उसको जनता ने बहुत अच्छी तरीके से आजमा लिया है, देख लिया है। क्योंकि इनके पास में सिर्फ सिवाय समाज को बांटने के और कुछ नहीं है। कि जाति और धर्म के नाम पर राहुल गांधी जी जिस तरीके से पूरे देश के अंदर एक जहर का बीज बोने का काम कर रहे हैं, वो सबको जग जाहिर है। मैं समझता हूँ कि जनता जो है इस प्रकार के बंटवारे में और बांटने की राजनीति में नहीं फंसना चाहती। हर कोई ये चाहता है कि ये देश एकजुट रहे, दोबारा इसमें से पाकिस्तान जैसे मुल्क न कटे, इसलिए नहीं बंटना है, हमें जुड़ करके रहना है। वो इस रुझान से हमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और डेवलपमेंट को किसी भी सूरत में जनता नकार नहीं रही है। झूठ के जो पिछले लोकसभा चुनाव में इन्होंने मामला संविधान खतरे में है, 8500 रुपये खटाखट खटाखट मिलेगा, इस प्रकार के जो नैरेटिव थे उसको जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से शुरुआती रुझान है, शाम तक ये और बेहतर हो पाएंगे और एनडीए को पूर्ण बहुमत अच्छी तरीके से मिल पाएगा और देश की इन राज्यों की सेवा करने का मौका हमारी सरकारों को मिल पाएगा। और बेहतर से बेहतर हम डेवलपमेंट के काम अपने उन क्षेत्रों में करेंगे जहां जहां पर हम जीत करके आते हैं। बिल्कुल, और सभी मेहमान बने रहिए हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए। लगातार हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र सोनी जी भी हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र जी, देखिए, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे झारखंड की बात करें, और चाहे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के उपचुनावों की बात करें, इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब देखिए, ये तो इलेक्शन है और जो माहौल देश का इस वक्त चल रहा है, जिस तरह से जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, सत्ता का दुरुपयोग, ये तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं। हमने अभी हरियाणा का इलेक्शन देखा कि तमाम प्रकार के दावे और जनता का जो रुझान था, जनता का जो मूड था बदलाव का, वो भी धरा का धरा रह गया। तो कहीं न कहीं ये बात नहीं है कि हम लोग कहीं पिछड़ रहे हैं तो इस तरह की बात कर रहे हैं। हम तो अपनी मेहनत है उस पर भरोसा रखते हैं। और अभी जो ताज़ा रुझान है, मैं समझता हूँ कि कम से कम 10 या 11 बजे के आसपास जी। हमें कोई सटीक बात कहने का अवसर मिलेगा निश्चित रूप से। अभी भी कहाँ कहाँ पिछड़ रहे हैं। देखिए, झारखंड के अंदर रुझानों के अंदर इंडिया आगे है, ठीक है, महाराष्ट्र में भी आगे है। लेकिन हमें बात करनी चाहिए कि जो एग्जिट पोल के नतीजे थे, जिस तरह से उन्होंने एग्जिट पोल में जो एनडीए को आगे बताया, अब भी सुबह से हर चैनल इस बात में लगा पड़ा है कि जो हम कह रहे थे वही सही है। तो मैं समझता हूं कि हमें कुछ रुकना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता को, हर नेता को उसकी मेहनत, और जनता में जो जहां जहां हमारी सरकार है, जहां जहां हम लोग रहते हैं, हमने जो लोगों से प्रॉमिस किए हैं उनको हमने डिलीवर करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी है, वो कभी मैनिफेस्टो पे बात ही नहीं करती। जो वादे उन्होंने पहले किए उनको डिलीवर किए या नहीं किए उस पर बात नहीं करती। बात करती है धर्म की और जाति की, हिंदू और मुसलमान की। तो मैं समझता हूं कि नतीजे हैं वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में रहेंगे ही रहेंगे। हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं और ताजा रुझान है वो आगे चल करके एक ऐसे परिणाम में परिवर्तित होंगे कि जनता है वो चाहती है बदलाव, हर जगह बदलाव चाहती है। तो मेरा तो बस इतना ही कहना है, वेट एंड वॉच। बिल्कुल, वेट एंड वॉच का आपने नारा दे दिया है। और शांत प्रकाश जाटव जी के पास एक बार फिर से लौटना चाहेंगे। शांत प्रकाश जी, देखिए, जैसा कि राजेंद्र सोनी जी ये कह रहे थे कि मैनिफेस्टो पर बात नहीं करते, धर्म और जाति की राजनीति से ही बीजेपी हमेशा आगे बढ़ने में यकीन रखती है। क्या कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे? किस तरह का रिएक्शन आपका? नहीं, शायद इनको जानकारी नहीं है कि अगर कोई मैनिफेस्टो के ऊपर काम हुए हैं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। और हमने अपने जो मैनिफेस्टो है उनको 100% जो है वो लागू किया है।
जिस पर आज तक ये लोग तड़प रहे हैं, नोटबंदी, वो हमने की। किसी भी इस चिंता से कि हमारे आगे चुनाव में क्या परिणाम होंगे। और जिस तरीके से लोगों का पैसा, ब्लैक मनी जो थी, वो बैंकों में जमा नहीं हो पाई, ये छटपटाते रहे। आज तक नोटबंदी का रोना ये लोग रोते हैं। वो प्रहार किया, उसका परिणाम बहुत बेहतर निकला। और ठीक उसी तरीके से हमने जीएसटी लागू किया। आज जीएसटी के कारण हम देश में बहुत बढ़िया काम कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी इकोनॉमी हमारी चल रही है। और दुनिया में हम 11वें नंबर की आर्थिक हमारी जो पोजीशन थी, वहां से हम 5वें नंबर पर आ चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द ही 4थे नंबर पर आ जाएंगे। बिल्कुल। ठीक इसी तरीके से हमने धारा 370 खत्म करने की बात कही थी, जिसको ये लोग कहते थे कि अगर इसको छुआ भी, देखा भी तो जो है आग लग जाएगी। कुछ नहीं हुआ, धारा 370 भी खत्म कर दी। और आज वहां पर जिस तरीके से रात में 1 बजे भी आप जाएं तो बेबाकी से आप जा सकते हैं। छुटपुट कई घटनाएं होती हैं तो विषय अलग है, वो भी सब चीजें दुरुस्त हो जाने वाली हैं। आज 30-35 साल के बाद में वहां पर सिनेमा हॉल खुले हैं, जो कांग्रेस की कारगुजारी के कारण से बंद पड़े हुए। तो जाहिर सी बात है, हमने वो 100% हमने उस काम को किया। देश के, आप पहले रेलगाड़ी से या बस से जाते थे ना, तो चारों तरफ कच्चे मकान देखने को मिलते थे। आज बहुत मुश्किल से कहीं कोई कच्चे मकान देखने को मिल रहे हैं। 4.5 करोड़ कच्चे मकान जो थे, उनको हमने पक्का करने का काम किया। 14 करोड़ शौचालय 2014 से पहले कांग्रेस ने शौच तक नहीं बना करके दी। सड़कों के किनारे बहन बेटियों को जाकर के शाम का अंधेरे का इंतजार करना पड़ता था, सड़कों के किनारे बैठ के वो शौच से निवृत्त होते थे जी। आज वो शौचालय जो है वो हमने दे करके पूरे हिंदुस्तान को स्वच्छ वातावरण और स्वच्छता का जो लेसन दिया है। कांग्रेस ने तो हिमाचल प्रदेश में शौच पर टैक्स लगा दिया, टॉयलेट टैक्स लगा दिया, 30 रुपया प्रति टॉयलेट जो है ये टैक्स ले रहे हैं। तो क्या डेवलपमेंट करेंगे? वो चक्कों की पार्टी है, वो जनता इनको परिणाम दिखा रही है। इन्होंने कोई काम नहीं किए, हमने वो काम किए हैं जिसके बारे में सोच नहीं सकते थे। हमने पूरे विश्व को योगा सिखा दिया। आज पूरे विश्व में हमारे कारण से पूरा विश्व जो है वो योगा कर रहा है। बहुत अच्छे रचनात्मक काम किए हैं पूरे विश्व में। मोदी जी की साख है, भारत की साख है। हम वाकई जो है जो काम कर रहे हैं उसका जनता हमें वोट दे करके हमें हमारा साथ भी दे रही है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अभी उपचुनाव जो हो रहे हैं, वहां पर भी आप देख लीजिए किस तरीके से जनता जो है वहां पर हमें चुन रही है। जहां पर समाजवादी पार्टी जीती हुई थी, वहां भी हम लोग बढ़त बनाए हुए हैं। मैं समझता हूं कि जनता जानती है कि अगर हमें अपने क्षेत्र में विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना होगा, मोदी जी के साथ रहना होगा। ठीक है। और इसी बीच मनोज जी का रुख एक बार फिर से करते हुए, मनोज जी देखिए, तमाम प्रवक्ताओं की बातों को आप सुन रहे हैं और सभी के अपने अपने बड़े बड़े दावे हैं, अभी भी अपने अपने बड़े वादे हैं और सभी आस और विश्वास के साथ लगातार शाम तक का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल आपका क्या रिएक्शन तमाम प्रवक्ताओं की बातों पर? मनोज जी, क्या आप तक हमारी बात पहुंच पा रही है? चलिए, और मनोज जी के साथ फिर से संपर्क साध के दोबारा से जुड़ने का प्रयास करेंगे। और संजय द्विवेदी जी के पास एक बार फिर से लौटते हुए, संजय जी देखिए, जैसा कि आपने बोला था कि इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं बढ़त बना के शाम तक कुछ तब्दीली लाकर आगे बना सकता है बढ़त, और इंडिया गठबंधन की जीत के बड़े बड़े दावे किए हैं। लेकिन देखिए, अभी 52 सीटों पर मात्र महाविकास अघाड़ी आगे चल रहा है और महाराष्ट्र की अगर बात की जाए और 10 सीटों पर अन्य उम्मीदवार चल रहे। कौन से सियासी गणित से आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन और महाविकास अघाड़ी आगे बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, सियासी गणित तो हमारा लोकसभा चुनाव है और उससे पहले उपचुनाव हुए, जो हमारे महाविकास अघाड़ी को महाराष्ट्र जनता ने साथ दिया। अभी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता एक बात कहते हैं, उचक्कों की पार्टी कांग्रेस है। इनको शर्म नहीं आती क्या इस तरह की बात करते हुए? उचक्कों की पार्टी कांग्रेस है क्या?
जिसने बांग्लादेश को अलग कराया, जिसने बांग्लादेश को अलग कराया, आज आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके जो जो कर रहे हैं, ये मोदी जी की देन नहीं है। ये किसकी देन है? राजीव गांधी की देन है, जिसपे आप बैठ जिस पे बैठ के हम लोग आज डिबेट कर रहे हैं। तो इस तरह की सुई से लेके हवाई जहाज तक किसने बनवाए? कांग्रेस शासनकाल में बने ना, शासनकाल में बनवाए। जो पीसीओ उन्होंने बनाई थी रोजगार के लिए, वो तो आप अडानी को दे रहे हैं, अपने उद्योगपति मित्रों को दे रहे हैं। आप जीएसटी की बात करते हैं, जीएसटी का पहला विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी थी जब मनमोहन सिंह लेके आ रहे थे। अब जीएसटी में आपने क्या किया? जो नमक में टैक्स लगाया था अंग्रेजों ने, आपने दही से लेके सब खाने वाली चीजों में टैक्स लगा दिया। यहाँ तक कि आपने स्वास्थ्य वाली जो स्वास्थ्य हमारी जो दवाइयां हैं उनमें टैक्स लगा दिया। हम अगर एडमिट होने जाते हैं उस पर जीएसटी लगी है, जीएसटी कहाँ नहीं लगी है? तो इस तरह देश लूटा जाता है क्या? उसका 2 लाख से ऊपर करोड़ का 2 लाख करोड़ से ऊपर ऋण लिए हुए हैं। 2014 में कितना ऋण था? 55 लाख। जितना LIC तो आप बेच दे रहे हैं, रेलवे तो आप बेच दे रहे हैं, आपने छोड़ा क्या है? वो ठीक है, जनता आपको सम्मान दे रही है, हिम्मत दे रही है, आपको जिता देती है, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर आप टोटल देखना चाहें तो आप देश में क्या कर रहे हैं? क्या मनमोहन सिंह की सरकार नहीं रही? क्या चंद्रशेखर सोना लेके नहीं, सोना पूरा दे नहीं दिया था? और क्या वापस हमारी अर्थनीति वापस नहीं आ गई? आपके पास अर्थशास्त्री नहीं है, आप तो लोन भी लिए जा रहे हो, देश बेचे जा रहे हो, लोन लिए जा रहे हो, देश बेचे जा रहे हो, जीएसटी बढ़ाते जा रहे हो, जीएसटी हर चीज लगाते जा रहे हो। देश ऐसे चलता है क्या? अरे ऐसे देश तो हम चला लेंगे, कोई दूसरा चला लेगा, ये किसी में डाल दीजिए। जब कोई नियम ही नहीं, कोई ज्ञान ही नहीं, कुछ नहीं है, ये बेच दो, ये बेच दो, ये बेच दो। ठीक है इस तरह सर, की बात नहीं करनी चाहिए आपको। ठीक है। रुझानों पर विश्लेषण करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खास चर्चा कर रहे हैं। और इसी बीच एक बार फिर से शांत प्रकाश जाटव जी आपका रुख करते हुए, शांत प्रकाश जी देखिए, बीजेपी मुख्यालयों में अभी से ही जलेबी छनने लगी है। क्या आपको नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा ही जल्दी है बीजेपी को? नहीं, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, काफी हद तक हम महाराष्ट्र में तो 170 मैं देख रहा हूँ एक चैनल पर, तो अच्छी पोजीशन दिख रही है। और घंटे भर में स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन अच्छी शांत प्रकाश जी देखिए, आपको नहीं लगता है कि अभी थोड़ी सी शांति बनाए रखने के लिए थोड़े से समय का इंतजार करना चाहिए? क्योंकि देखिए, रुझानों को तब्दील होने में, रुझानों को बदलने में समय नहीं लगता। ये तो हमने हरियाणा विधानसभा में भी देखा था, हरियाणा विधानसभा इलेक्शन के दौरान भी देखा था। तो लगता नहीं है कि थोड़े से समय के इंतजार की जरूरत थी? कहाँ पे जलेबी छन रही है? मुझे तो नहीं लगता कि कहीं नहीं, महाराष्ट्र के बीजेपी मुख्यालय से इसी तरह की कुछ तस्वीरें निकलकर देखिए सामने आ रही है। और उत्साहित होना कोई गलत बात नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि उत्साह से भरे हैं, क्योंकि रुझान आप ही के फेवर में जा रहे हैं। लेकिन हमें भी ऐसा लगता है, और कहीं ना कहीं बीजेपी को भी थोड़े से समय के लिए वेट करना चाहिए, शाम तक का वेट कर लेना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, घंटे भर में स्थिति क्लियर हो जाएगी, कोई ऐसा नहीं है। एक घंटे भर में जो है एक रुझान जो है साफ दिखाई देता है। और 10 बज चुके हैं, 9:45 बज चुके हैं, लगभग रुझान जो है स्पष्ट दिख रहा है, ऐसी बात नहीं। और घंटे भर में क्लियर हो जाएगा। मगर जिस तरीके से रुझान है, ये जैसे हरियाणा में जो हुआ था ना, वो तो केवल पोस्टल बैलेट पर ही शोर इतना उत्पात हो गया था। वो पोस्टल बैलेट के बाद में दूसरे दौर का इस वक्त में काउंटिंग चल रही है। पहला चरण तो पूरा भी हो चुका है, तो दूसरे चरण का चल रहा है, बल्कि दूसरा चरण भी मैं देख रहा हूँ कि पूरा हो गया है। तो ठीक है, पोजीशन अच्छी लग रही है। बिल्कुल। और मनोज कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। मनोज जी देखिए, इंडिया वर्सेस अगर एनडीए गठबंधन की बात करें और महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी की बात करें, तो देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस, अभी भी बहुत ज़्यादा पीछे या आगे कोई चल नहीं रहा है। लेकिन देखिए, अपनी अपनी पार्टियों के दावे सब ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, और बीजेपी खेमे में हलचल अभी से ही काफ़ी ज़्यादा तेज होती हुई। फिलहाल इन तमाम तस्वीरों को देखते हुए क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप सही बोल रहे हैं कि पार्टीज को, अपना कार्यकर्ता को में जोश डालना भी उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। और जैसे शुरुआती दौर में अगर महायुक्ति 150 पे है और लगभग जो है MVA 97 पे है,
तो स्वाभाविक एक मूवमेंट बनाने के लिए कार्यकर्ता जो है चाहे वो जिलेबी बनाए चाहे लड्डू बनाए, वो अपने पार्टी के सपोर्ट में ये सब काम करते हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन का भी कहना था कि कोई भी किसी तरह का भी अगर रुझान देखा जाता है 9:30 बजे तक या 9 बजे तक, उन्होंने बोला तक कि मैंने तो कभी अपडेट किया ही नहीं था, लेकिन पता नहीं विभिन्न माध्यम से कैसे पता चल गया कि पर्टिकुलर पार्टी आगे बढ़ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि संयम हर तरह से हर लोगों को जरूर बनाना चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन ही अगर ऐसा बात बोले तो अब क्या कहा जा सकता है। तो अब जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है रुझान की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि 1 या 1:30 बजे या मैक्सिमम 2 बजे तक ट्रेंड पता चल जाएगा कि एक्चुअली जो है लोगों का किस पार्टी की ओर या किस गठबंधन की ओर रुझान रहा है। और हालांकि अगर अभी देखें तो झारखंड में 39 इंडिया ब्लॉक है, 36 एनडीए है। तो इस पे कहा जा सकता है कि झारखंड में नेक टू नेक कंपटीशन होगा। वहाँ पे लगता है कि बताना बहुत मुश्किल होगा कि कौन पार्टी सत्ता में आएगी। ठीक है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कोई भी पार्टी को, इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए हो, जब तक पूर्ण बहुमत नहीं आएगा तब तक उठापटक वो चलता ही रहेगा। अब ठीक है। देखते हैं कि बिल्कुल थोड़ा मनोज टाइम सर, वेट इस करना चर्चा को चाहिए। आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल आपकी बात को भी दोबारा से सुनेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री